जीएसटी बचत उत्सव के तहत कुआंवाला में जागरूकता कार्यक्रम, दुकानों में पहुंचे सीएम धामी ने दुकानदारों से की बातचीत, कहा जीएसटी की नई दरों से लाभान्वित हो रहा प्रत्येक नागरिक। देहरादून में आयोजित प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में सीएम हुए शामिल, कहा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को किया जा रहा साकार, आगामी चुनावों में जीत का दावा। नकल माफिया को लेकर सीएम धामी का बयान, जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। कुछ लोग कर रहे युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद की शुरुआत। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने भरा अपना नामांकन, कॉलेज के बाहर धारा 144 लागू। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, CSR डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जा रही है। करने जा रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये यात्रा हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद और भारतीयता की भावना को पुनर्स्थापित करने की यात्रा रही है। संघ ने अपने सभी अनुषंगिक संगठनों के माध्यम से समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को सशक्त रूप से आगे बढ़ाया है। संघ की प्रेरणा से ही आज हम राज्य की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार और नवाचार लाने की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहे हैं, जो न केवल विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि उनके जीवन के उच्च आदर्शों को और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज मुझे बताया गया कि एक्सिस बैंक समूह के द्वारा जहां एक और राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए MOU किया गया है, वहीं चूंकि हम लोग विधानसभा का जब भी ग्रीष्मकालीन सत्र होता है तो उससे लगा हुआ गैरसैंण से आगे भराड़ीसैंण है और भराड़ीसैंण के पास उसी के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में एक ग्राम सभा है सारकोट। तो मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि उस गांव की महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मधुपालन के क्षेत्र में, सब्जी उगाने के क्षेत्र में और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी, और पूरी तरह से मद्य निषेध उन्होंने वहां पर किया गया है। महिला मंगल दल, युवक मंगल दल बहुत प्रयास वहां पर करते हैं और गांव के अंदर बड़ी यूनिटी है। तो ये मैंने सोचा कि ये गांव क्यों ना आदर्श गांव होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत करी कि मुख्यमंत्री के रूप में एक गांव सबसे पहले मैं इसको लेता हूं कि इसको मैं अपने में अडॉप्ट करता हूं, और आज से लगभग 1 साल पहले ये प्रक्रिया हमने शुरू करी। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि वो गांव बहुत अच्छा एक विकसित गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। अनेक प्रकार के नवाचार वहां पर हो रहे हैं और उसी गांव की 21 साल की बेटी प्रियंका नेगी इस बार वहां की ग्राम प्रधान अभी बनी है। नए जो चुनाव हुए हैं और बहुत शानदार तरीके से पूरे गांव के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आदर्श गांव सारकोट के भी प्राथमिक विद्यालय को भी डिजिटल उसका शुभारंभ भी आज किया गया है। इसके अलावा प्लेनेट स्कूल रिसर्च सेंटर के जनरेशन ऑफ जीनियस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला का आगाज हो गया है। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कार्यक्रम में मौजूद रहे। बैठक में सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित भाजपा के नए प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी संगठन को मजबूत करने और मिशन 2027 की रणनीति पर मंथन किया गया। सीएम धामी ने जीत का मंत्र दिया तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने बूथ मैनेजमेंट पर खास निर्देश दिए। हमारी संगठन की प्रथम कार्यशाला है।
अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और बूथ हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद के ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। और 2027 में पुनः कृपा इंजनी की सरकार उत्तराखंड में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं से रात दिन मेहनत के साथ और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक, गाँव गाँव तक कार्य योजना पर हम चर्चा करेंगे। ये हम सभी के लिए आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज इस विशिष्ट कार्यशाला में हमें देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का अपना मार्गदर्शन देने वाले हमारे कुशल संगठन और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय बीएल संतोष जी देश के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए ऐसे मार्गदर्शक हैं जिन्होंने हमेशा सहज भाव से, सरलता से, अपने विचार से हम सब लोग उनके समक्ष हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता सुझाव और समस्याएं साझा कर सकते हैं और उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी चरे वेती के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमको गौरव प्राप्त हो गया है। आज के इस अवसर पर मैं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन में नया दायित्व ग्रहण करने वाले सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं प्रदेश भाजपा की अपनी तथा प्रदेश के समस्त कार्यकर्ता साथियों को, आप सभी को हृदय से मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ऊर्जा और उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ न केवल संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, बल्कि केंद्र और जो राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। उत्तराखंड में भाजपा की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आज बैठक हो रही है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आयोजित की गई है, जिसमें पूरी जो रणनीति है वो इस दौरान तय की जा रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भाजपा के बीएल संतोष, वो इस बैठक को ले रहे हैं। साथ ही इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन सहित और भी कई भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। ऐसे में देखा जा सकता है कि भाजपा ने पूरी तैयारी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के तेज कर दी है। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अराजकता फैलाने वालों पर सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने स्पष्ट कहा है कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने उपद्रवियों पर कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। पुलिस टीम पर हमले और प्रशासनिक वाहनों में तोड़फोड़ करने वालों की पहचान की जा रही है। आरोपियों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही दंगा निरोधी धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच ये खबर भी सामने आई है कि मुख्य आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हिंसा फैलाने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पहले भी चाहे बनभूलपुरा में इसी प्रकार का दंगा कुछ लोगों ने करवाने का प्रयास किया था और हम इसीलिए दंगा रोधी कानून भी राज्य के अंदर लेकर आए हैं। जो भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति की नुकसान पहुंचाएगा, उस संपत्ति को नष्ट करेगा, उसकी सारी भरपाई उन्हीं दंगाइयों से वसूल की जाएगी। और यहाँ पर काशीपुर में भी निश्चित रूप से इसी प्रकार का जिन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, कानून व्यवस्था खराब करने का काम किया है, दंगा भड़काने के लिए प्रयास किया है, उनके खिलाफ
कानून अपना काम। देहरादून में स्वदेशी अपनाने और जीएसटी की नवीन दरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जन जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय बाजारों में जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 22 सितंबर से लागू नई दरों का सीधा लाभ अब आम जनता को मिल रहा है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हुई हैं, जिससे लोगों की बचत हो रही है। उन्होंने इसे बचत उत्सव बताया और कहा कि इससे दुकानदारों की बिक्री भी बढ़ी है। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया है। 22 सितंबर से ये जो नई दरें लागू हुई है, मैं लगातार व्यापारी वर्गों से आज तीसरा दिन है। 3 दिनों से लगातार मैं जो जरूरतमंद चीजें यहाँ पर अभी कल मैंने फ्रिज से लेकर पेस्ट्री से लेकर तमाम प्रकार के खाने पीने के सामान से तमाम रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं थी, या आज की साबुन से लेकर पेस्ट से लेकर, और ये सभी वस्तुएं जो सस्ती हुई है, उससे एक तो लोगों की बचत होगी, ये बचत उत्सव भी है, और साथ में बिक्री का भी, दुकानदारों की बिक्री भी बहुत बड़ी है, लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, और ये क्रांतिकारी निर्णय है। सभी लोग इसके लिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद। देहरादून में आयोजित कार्यशाला में सीएम ने पेपर लीक को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में 25,000 युवाओं को नौकरी दी गई है। सख्त नकल विरोधी कानून के तहत 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है, लेकिन कुछ लोग युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि जब तक नकल माफिया को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, तो कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी, तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, पीसीएस, आईएफएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। काशीपुर में हुए बवाल के बाद अब प्रशासन हरकत में है और बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया खुद घटनास्थल अली खां मोहल्ले पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से हालात की पूरी जानकारी ली और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। डीएम ने साफ कहा कि काशीपुर में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही और साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अवैध अतिक्रमण, बिजली चोरी और राशन कार्ड में गड़बड़ी करने वालों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। हिंसा के बाद प्रशासन ने पूरे मोहल्ले में लगातार दबिश देकर अवैध निर्माण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं बिजली विभाग और खाद्य विभाग भी सक्रिय होकर अपने अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि काशीपुर को नफरत की आग में झोंकने वालों और अवैध काम करने वालों पर कानून का डंडा लगातार चलता रहेगा। घटना यहाँ पे जब हुई और उस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरा सतर्कता से यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे पूरा सत्यापन की कार्रवाई भी कराई जा रही है। जो आप लोगों ने देखा है, वहाँ पे हम लोग गए थे मौके मुआयना करने के लिए। मौके मुआयने पे कई चीजें अनियमितताएं पाई गई। एक तो कई जगह ये पाया गया है कि वहाँ पे बिजली के कनेक्शंस कटिया डालकर लिए गए थे, जिनको हटाया गया है, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ नगर निगम की टीम पूरा अपना कार्रवाई कर रही है, वहाँ पे मौजूद है और सभी विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। इस हिसाब से कराई जा रही है कि वहाँ पे
लोगों के लिए सुविधा हो, जो चिन्हीकरण में हमारी रोड लेंथ पे है उतने रोड लेंथ वहां पे मौजूद हो। इसके अलावा कोशिश ये भी की जा रही है कि वहां पे जो भी है कोई भी ऐसे जो भी है पुलिस प्रशासन पूरी नजर से पूरी चौकन्ने रूप से वहां पे मौजूद है ताकि कोई भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। विकासनगर के छरवा गांव में ग्रामीणों के बीच उस समय दहशत फैल गई जब उन्होंने एक विशाल अजगर को देखा। सूचना मिलते ही रेस्क्यू कर्मी आदिल मिर्जा मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। आदिल इससे पहले भी सैकड़ों बार सांप, अजगर और अन्य वन्य जीवों का सफल रेस्क्यू कर चुके हैं। उनकी त्वरित कार्रवाई से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और उनके कार्य की सराहना की। आदिल का कहना है कि वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना गलत है, इसलिए ऐसे समय में घबराने की बजाय तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचित करना चाहिए। लोहाघाट ब्लॉक के गंगनौला ग्राम सभा में चनौड़ा तोक में शॉर्ट सर्किट से 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। लकड़ी से बने भवन ने देखते ही देखते पूरी तरह आग पकड़ ली। मकान मालिक हरीश चंद्र जोशी ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। फायर टीम और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पूर्व प्रधान ने पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की है। तीर्थनगरी ऋषिकेश में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की वेशभूषा से सजे कलाकार कोतवाली पहुंचे। यह धार्मिक झांकी नहीं बल्कि विरोध का अनोखा तरीका था। 70 साल पुरानी सुभाष बनखंडी रामलीला कमेटी ने अनुमति न मिलने और झूठे मुकदमों से परेशान होकर गिरफ्तारी देने का फैसला लिया है। कमेटी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रसूखदार लोग संपत्ति हड़पने की नियत से षड्यंत्र कर रहे हैं। कलाकारों ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर रामलीला पर लगी रोक हटाने और झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। पैंतीस साल श्री राम जी का पट्टा मेरे गले में रहा और भगवान श्री राम मेरे मन में बसते हैं, मेरे तन में बसते हैं। और मैं विश्व हिंदू परिषद में भी रहा हूँ, मैं बजरंग दल का भी नगर सेवक रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कई पदों में रहा हूँ। मैंने ऐसी स्थिति आज तक जिंदगी में नहीं देखी कि जो आज देखने को मिल रही है। और नगर की रामलीला हो रही है, शहर की रामलीला हो रही है, कुछ लोग उसमें व्यवधान डालने का काम कर रहे हैं। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में भी। आज बड़े दुर्भाग्य से मेरे को ये कहना पड़ रहा है, मैं रावण के पात्र में कोतवाली में खड़ा हूँ। किस चीज के लिए? सिर्फ एक चीज के लिए कि हमें रावण दहन करना है। आज मैं खुद रावण दहन के लिए एक अपील करने आया हूँ कि मेरे को दहन करना है, इसे रावण को। ऋषिकेश में इतना दुर्भाग्य हो चुका है कि मेरे साथ मेरे पात्र भी हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, सब। इतनी रोक टोक करी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, मेरे को उन पर पूरा विश्वास है, जो वो सोचेंगे को हमारे लिए अच्छे सोचेंगे, पर एक बार हमें उनसे मिलने की मौका दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। राम भक्तों पर जो रामलीला मंचन करने वाले हमारे पात्र हैं, जिसमें कि सीता माता, राम और रावण, जिसमें अभिनव पाल जी, साहिल जी और हमारी त्यागी जी, एक लड़की परित्यागी है, वो अपना पात्र निभा रहे हैं। उन लोगों पर भी इन्होंने मुकदमे किए, यानी हमारे पात्रों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। और चूंकि हमें वो रामलीला करनी है, पूर्ण आस्था का विषय है। हम 2 तारीख को रावण दहन का हमारा कार्यक्रम है और पूरा अंदेशा है कि हम अगर रावण दहन करने जाएंगे, फिर से उस दरबारी पत्रकार के दबाव में हम पे मुकदमे कराने का काम वो करेगा। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा, जहां पर एबीवीपी के प्रत्याशी अभिषेक गोस्वामी ने अपना नामांकन भरा और अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए अभिषेक गोस्वामी ने कहा कि मुझे एबीपी और छात्र छात्राओं का प्यार मिल रहा है। 27 तारीख को मतदान होगा और छात्र छात्राओं का मुझे वोट मिलेगा और मेरी विजय होगी। जीतने के बाद मैं सभी सदस्यों को जल्द से जल्द सभी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। वहीं पुलिस की ओर से एमबीपीजी कॉलेज के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी प्रकार से छात्र छात्रा को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। मैं छात्र शक्ति और एमबीपीजी के जो मेरा परिवार है, मेरे भाई बहन है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और
अपार शक्ति जो हमारी छात्र शक्ति है उनका बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और ऐसा ही चलता रहा तो हम 27 तारीख को जब हम कॉलेज से बाहर जाएंगे शाम के समय, तो हम प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत के साथ जाएंगे। कॉलेज के अंदर काफी कमियां हैं जो कि हम सुधारेंगे, और आने वाले समय में बहुत बहुत चीजें ऐसी हैं कि हम कॉलेज के अंदर वातावरण अच्छा बनाएंगे। और पहली चीज तो यह है कि जो हम कॉलेज के अंदर इन्होंने लड़ाई झगड़े का माहौल बनवा रखा है और उसको पहले उखाड़ फेंकना है इस कॉलेज से। और दूसरा यह है कि मैं ये मानता हूँ कि कॉलेज के अंदर 2 चीज की जगह है, पेन और किताब की। बस वही हम माहौल बनाएंगे और यही वातावरण। चक्राता की महासु देवता हनोल मंदिर समिति के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन की ओर से जौनसार क्षेत्र को समिति से बाहर रखने और आजीवन सदस्यता के लिए 1 लाख रुपए तक करने पर स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध जताया। विवाद के बाद प्रशासन ने अपने फैसले से यू टर्न लेते हुए कहा कि समिति का गठन परंपरागत तरीके से ही किया जाएगा। अब नई कार्यकारिणी का गठन स्थानीय संतुष्टि के आधार पर होगा। हनोल को लेकर माननीय एसडीएम साहब से जो आपने पूछा, इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि भाई इसमें हम तुरंत एक बरसात के बाद एक बैठक करेंगे। इसमें हम समिति में जौनसार बावर के लोगों को सबको साथ लेके चलेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि जौनसार बावर को जोड़ने के लिए उन्होंने जो बात कही कि एकता बनी रही। और बहुत जल्द बरसात के बाद वो कह रहे थे कि मैं एक बैठक करूंगा समिति की, और उसमें जौनसार बावर की जो समिति। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूकेएसएससी की हाल ही में आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सरकार इस मामले में पूरी सख्ती बरतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेरोजगार अभ्यर्थियों के हित सर्वोपरि हैं और उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए ही जरूरी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण में हल्द्वानी तहसील की कार्यप्रणाली की हकीकत उजागर की गई है। शिकायतों की पुष्टि करने पहुंचे कमिश्नर ने तहसीलदार संघ उत्तर उजाला स्थित कानूनगो अशरफ अली के घर का निरीक्षण किया, जहां फाइलों और रजिस्टरों का बड़ा जखीरा मिला। जांच में सामने आया कि कानूनगो दफ्तर की जगह घर पर ही फाइलें रखते थे और मौके पर जाने के बजाय घर पर बैठकर रिपोर्ट लगाते थे। फाइलों को जानबूझकर लंबित करने के आरोप भी उन पर लगाए गए हैं। कमिश्नर के छापे जैसी कार्रवाई से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये भी सामने आया है कि कानूनगो अशरफ अली पूर्व में भी विवादों में घिर चुके हैं। इस घटना ने तहसील प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। कमिश्नर ने जिलाधिकारी को इस मामले की प्रशासनिक जांच कर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था, और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले पब्लिक का रोज वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। तो जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है, और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट संकेत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है। और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई हैं। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं, और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया है और रिपोर्ट लगा दी है। और जो मूल रजिस्टर है जो कि एक तरह से गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो भी घर पे पड़ा हुआ है। तो किसी भी दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो इसमें इनके विरुद्ध अनुशासनिक जांच के लिए डीएम नैनीताल को मैंने। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए IND24। नमस्कार।